कहानी की शुरुआत कुछ नोटिफिकेशन से होती है जो पूछ रहे हैं कि क्या वो वाकई एक न्यू लाइफ जीना चाहता है। इसके तुरंत बाद एक आवाज कहती है कि ये बस उन्हीं स्पैम पेजों में से एक है। फिर एक लड़का दिखाया जाता है जो एक टेबल पर बैठा मांगा पढ़ रहा है और शिकायत कर रहा है कि उसे ऐसे पुराने एड्स की जरूरत नहीं है और उसे हफ्तों से नौकरी नहीं मिल पाई है। हीरो का कमरा अस्त व्यस्त है और वो अपने कंप्यूटर से छेड़छाड़ कर रहा है। उसका हाथ माउस पर है। वो कुछ ऐसा देखता है जिससे वो परेशान हो जाता है और उसकी लॉलीपॉप गिर जाती है। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक ब्लैक होल की छवि दिखाई देती है जिसके चारों ओर कलर्ड लाइट्स है। लड़का अंदर खिंचा चला जाता है और घबराकर पूछता है कि क्या हो रहा है। और नोटिफिकेशंस आते हैं, बताते हैं कि वो एक यात्रा पर निकल रहा है, लेकिन उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। हीरो की आंखों से आंसू बहते हैं और वो डर कर पूछता है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास तो कोई विकल्प भी नहीं था। कहीं और अर्थ एज में 2666 के वर्ष में स्टारलाइट एकेडमी को दिखाया गया है। एकेडमी पर एलियन बीइंग ने हमला किया था और उसे भारी नुकसान पहुंचाया था। बाद में गवर्नमेंट ने उन बीइंग को खत्म करने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया। हालांकि उनके द्वारा छोड़े गए एक्स वायरस ने पूरी दुनिया में फैलकर ज़ॉम्बी और जानवरों को पृथ्वी पर घूमने पर मजबूर कर दिया। वहां से मार्शल आर्टिस्ट उभरे और सबसे हॉनर्ड वॉरियर बन गए। अचानक शू का धमकाने वाला रूममेट गुस्से में दरवाजा खोलता है और उसे बुलाता है और लड़के को सोया हुआ पाता है। वो उसे बिस्तर से उठाता है और हिलाकर पूछता है कि उसने जो खाना लाने को कहा था वो कहाँ है और क्या वो उसे भूखा मारना चाहता है। बिना सोचे समझे वो लड़के को छत पर फेंक देता है, जिससे वो टूट जाती है और उसे गालियां देता रहता है। फर्श पर गिरते हुए चियांग के रूममेट्स देखते हैं और टिप्पणी करते हैं कि वो शायद बेहोश हो गया है। वो जवाब देता है कि हीरो बस एक हारा हुआ व्यक्ति है। पास आकर वो लड़के के हाथ पर पैर रखता है और उसे गालियां देता है, कहता है कि उसके हाथों से खत्म होना उसके लिए सम्मान की बात है। आगे एक कपड़े धोने का कमरा दिखाया गया है जो गंदे कपड़ों से भरा है, जबकि चियांग फिर से लड़के के हाथ पर पैर रखता है। वो कहता है कि उसने खाना नहीं लाया और जून के सामने उसे बुरा दिखाया। फिर से उसके हाथ पर पैर रखते हुए वह अनावश्यक बातें कहता रहता है। शू आंखें खोलता है और शिकायत करने की कोशिश करता है, लेकिन बोल नहीं पाता। अपने हाथ पर एक पैर देखकर वो सोचता है कि दर्द हो रहा है और भ्रमित हो जाता है। सोचता है कि क्या वो अभी अपने कमरे में मांगा नहीं पढ़ रहा था। चियांग लड़के की ओर इशारा करता है, ये देखते हुए कि वो अपनी आंखें खोल रहा है, ये महसूस करते हुए कि उसे अभी तक मारा नहीं गया है। हीरो के हाथ में झुनझुनी होती है और वो अभी भी चक्कर में उठता है, ये नहीं समझ पाता कि क्या हो रहा है। धमकाने वाला कहता है कि उसमें बहुत एंड्योरेंस है, उसे लात मारता है और दावा करता है कि जब तक वो मारा नहीं जाता तब तक वो उसे मारता रहेगा। लड़के का चेहरा विभिन्न चोटों से ढका हुआ है और उसके गिरे हुए शरीर के चारों ओर धुआं है। शू की आंखों से आंसू बहते हैं और वो दर्द में सोचता है कि किसकी इतनी बुरी किस्मत है कि वो ऐसी हालत में फंस जाए। कहीं और लोग उसे फिजिकल और मेंटली हमला करते हैं, यहाँ तक कि एकेडमी के कर्मचारी भी उसे अपमानित करते हैं। कहते हैं कि ज़ॉम्बी हर जगह हैं और उसके जैसा कोई 3 दिनों में खत्म हो सकता है। हीरो को फिर फर्श पर बैठा दिखाया जाता है, उन लोगों को याद करते हुए जिन्होंने उसे जज किया और क्रूर बातें कहीं। उसका मन केवल अंत की कामना कर सकता है। उसके चेहरे पर चोटें हैं। वो सोचता है कि अगर वो वहां रहा तो वो जीवित नहीं बचेगा। शू दर्द से पूरे शरीर में उठकर सोचता है कि कोई आश्चर्य नहीं कि लड़का जीना नहीं चाहता। वो कहता है कि ऐसी गंदगी उसके हाथों में छोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि टॉलरेंस उसकी डिक्शनरी में नहीं है। चियांग लड़के को उठता हुआ देखता है और अपने दोस्तों से कहता है कि वे छोटे हारे हुए व्यक्ति की विद्रोही नजर देखें। गुस्से में वो पूछता है कि वो खुद को क्या समझता है। उसकी छाती पर मुक्का मारता है और पूछता है कि क्या वो मान गया है। दर्द से कराहता हुआ लड़का नहीं जवाब देता है। चियांग कहता है कि वो फिर से हमला करेगा, दावा करता है कि वो उसे तब तक पीटता रहेगा जब तक वो मान नहीं जाता। वो उसे मारता रहता है और अधिक चोटें पहुंचाता है और बार बार पूछता है कि क्या वो मान गया है। लड़का चिढ़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि नहीं, क्योंकि उसके जैसे दुर्व्यवहार करने वाले भले ही वो उसे मार भी दे, उसे कभी मना नहीं पाएंगे। धमकाने वाला अपना चेहरा पोंछता है जो चोटों से ढका हुआ है। अभी भी चक्कर में लड़का सोचता है कि ये किस तरह का रीइंकार्नेशन है और नोटिफिकेशन आती है। उसे सूचित करते हैं कि क्रोध का संचय पता चला है। शू का डेटा प्रस्तुत कर रहा है और पूछ रहा है कि क्या वो संचित क्रोध को जारी करना चाहता है। वो देखता है कि ये वही सिस्टम है जो पहले था। जैसे ही धमकाने वाला उस पर फिर से हमला करने की कोशिश करता है, वो अपना गुस्सा निकालता है, मुक्के को रोकता है और चियांग के सामने आता है और हमला करता है। चियांग के दोस्त देखते हैं कि कुछ गड़बड़ है और दौड़ते हुए आते हैं। धमकाने वाले को जमीन पर पाते हैं। चिंतित चियांग सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा है और विभिन्न चोटों के साथ कहता है कि उसे तुरंत इन्फर्मरी की जरूरत है। शू पास आता है और पूछता है कि वे अभी भी वहां क्या कर रहे हैं। वे डर कर और घबराकर चियांग को उठाते हैं और बाहर भागते हैं।
हीरो अपनी बाह पर कई चोटों के साथ कहता है कि उसे भी जाना होगा और अब और ढोंग नहीं कर सकता, ये बताते हुए कि उस वार ने उसके शरीर में बची थोड़ी ऊर्जा भी खत्म कर दी है। एक कुर्सी पर बैठे हुए एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें कहा गया है कि उसने एक रूले स्पिन प्राप्त किया है। वो स्पिन पर क्लिक करता है और रूले को देखकर वो लीनियन सिक्कों की उम्मीद करता है, क्योंकि अन्यथा पैसे और शरीर की बचत उसके घावों को ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। रूले घूमने के बाद वो 1000 लीनियन सिक्के जीतता है। शू को राहत महसूस होती है। इन्फर्मरी में वो अंदर आता है और कहता है कि वो चोट के इलाज के लिए आया है। नर्स पूछती है कि क्या वो लिन है। उत्सुक होकर वह पूछता है कि क्या वो उसे जानती है। उसके पास आकर वह कहती है कि उसे न जानना एक तरह से असंभव है। शू उससे कहता है कि वह उसे लिन न कहे क्योंकि यह अप्रिय लगता है। नर्स पूछती है कि क्या वह उसे लिन नहीं चाहती है, क्योंकि वह उसके पेट पर हाथ फेरती है और कहती है कि वे इसके बारे में बाद में बात करेंगे। नर्स उसे कपड़े उतारने और लेट जाने के लिए कहती है। वह शर्मिंदा होकर पूछता है कि क्या उसे वाकई अपने कपड़े उतारने होंगे। वह हंसती है और कहती है कि वह अपना अंडरवियर पहन सकता है, लेकिन अगर वो सब कुछ उतारना पसंद करता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। शू अपनी पैंट उतारता है और वो टिप्पणी करती है कि ये इतना बुरा नहीं है और ये छोटा नहीं है। वो पूछता है कि वो कहाँ देख रही है और सोचता है कि वो डरावनी है। डरता है कि अगर उसने खुद को नियंत्रित नहीं किया तो वो अपनी वर्जिनिटी वहीं खो सकता है। नर्स पूछती है कि उसे कितनी हीलिंग चाहिए। वह जवाब देता है कि इसका खर्च 9800 सिक्के है। फिर वो लेट जाता है और सोचता है कि शरीर का पिछला ऑनरेर जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक कमजोर था और शायद उसने बहुत दुख झेला था। हालांकि अब से वो ऐसा नहीं होने देगा। पूर्ण तैयारी के दौरान ये नोट किया जाता है कि शरीर पूरी तरह से घायल है और पूर्ण उपचार का समय 5 घंटे होगा। वो लेटा हुआ प्रक्रिया समाप्त होने का इंतजार करता है। 5 घंटे बाद वो कहता है कि वो एक न्यू लिन हू होगा। क्लास 29 में यह बताया गया है कि एरिया 20 के हालिया अन्वेषण में 20 स्लॉट मिले हैं। टीचर कहते हैं कि सभी मार्शल आर्ट्स के शुरुआती लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि उन्हें पता चलता है कि चांग अनुपस्थित है और उसके सहपाठी बताते हैं कि उसकी एरिया सी में सर्जरी हो रही है। शिक्षक पूछते हैं कि क्या हुआ। वे बताते हैं कि उसे शू ने पीटा था और उसकी सारी पसलियां टूट गई हैं। स्टूडेंट विश्वास नहीं कर पाते। क्लास का एक स्टूडेंट कहता है कि उसने अपनी आंखों से देखा था। टीचर अपना हाथ अपने चेहरे पर रखते हैं और कहते हैं कि चांग एरिया 20 के इन्वेस्टिगेशन में भाग नहीं लेगा। अचानक शू दरवाजे पर आता है और पूछता है कि क्या वो जा सकता है। स्टूडेंट देखते हैं और टिप्पणी करते हैं कि हीरो अब अलग दिख रहा है और वही व्यक्ति नहीं लगता है। टीचर उसे जल्दी न करने के लिए कहते हैं क्योंकि एरिया 20 जितना वो सोचता है उससे कहीं अधिक खतरनाक है और उसे पहले मार्शल आर्ट्स में प्रारंभिक रैंक तक पहुंचना चाहिए। जून कहता है कि एरिया 20 लाशों और मॉन्स्टर से भरा एरिया है, ये पूछते हुए कि क्या वो खुद को मारने की कोशिश कर रहा है। शू आत्मविश्वास से हंसता है और पूछता है कि अगर वो उसे हरा देता है तो क्या उसे जाने दिया जाएगा। लड़का उसे सपने देखना बंद करने के लिए कहता है। फिर भी आत्मविश्वास से भरा शू पूछता है कि क्या वो कोशिश करना चाहता है। जून टेबल पर हाथ पटकता है और कहता है कि ये स्पष्ट है। खड़े होकर वो कहता है कि वो उसे सबक सिखाएगा और उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि वो चांग को हराने के बाद उसके सामने अहंकारी व्यवहार कर सकता है। इवैल्यूएशन आई एक्टिव हो जाती है और शू जून का सारा डेटा देखता है। वो देखता है कि जून चांग से कमजोर है क्योंकि उसे बस उसके हमलों से बचना है और उसके गुस्से के चरम पर पहुंचने तक इंतजार करना है, फिर सब कुछ के साथ हमला करना है और उसे आसानी से हरा देना है। वो उससे क्लास के बाद अरीना में मिलने के लिए कहता है। अकेडमी के अरीना में लोग टिप्पणी करते हैं कि शू एक मार्शल आर्ट्स शुरुआती रैंक को चुनौती देने की हिम्मत कैसे करता है, ये कहते हुए कि वे एक शानदार शो देखने वाले हैं। रेड हेयर वाला शू के पास आता है और पूछता है कि क्या वो जून से लड़ने की सच में योजना बना रहा है। शू आत्मविश्वास से जवाब देता है कि चिंता न करें क्योंकि वो उसे लंबे समय से मारना चाहता था। अरीना में चढ़ने के बाद जून पूछता है कि क्या उसने सच में ऊपर आने की हिम्मत की। हमला करने के लिए पास आते हुए वो कहता है कि वो शू को सबक सिखाने जा रहा है। एक मुक्का मारने की कोशिश करते हुए शू बचता है और सोचता है कि जून में कुछ ताकत तो है, क्योंकि उसकी चोटों और बीमारियों के ठीक होने के बावजूद भी मुक्के से उसे कुछ दर्द होता है। एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है जिसमें बताया जाता है कि गुस्सा अभी भी चार्ज हो रहा है। जून कई और वार करने की कोशिश करता है लेकिन चूक जाता है। शू को ये गंभीरता से लेने और बचने से रोकने के लिए कहता है। शू सोचता है कि उसे बस बचने और ब्लॉक करने की जरूरत है, गुस्से के पॉइंट्स को जमा होने का इंतजार करते हुए। गुस्सा बार लगभग भरा हुआ है। भीड़ हंसती है ये कहते हुए कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था वो केवल बचना जानता है। टीचर सोचते हैं कि अगर बचना अपमानजनक नहीं है तो उन्होंने कभी किसी को इतना जिद्दी नहीं देखा। अभी भी बचते हुए जून और गुस्सा हो जाता है और शू को ऐसा करना बंद करने के लिए कहता है। फिर गुस्सा 100% तक पहुंच जाता है और नोटिफिकेशन पूछती है कि क्या वो जमा हुए गुस्से को छोड़ना चाहता है।
वो हाँ कहता है क्योंकि जून फिर से हमला करने की कोशिश करता है। शू वापस हमला करता है, करीबी मुकाबले में आता है और जून को दूर फेंक देता है। शू जीत का जश्न मनाते हुए अपना हाथ उठाता है। स्टैंड में मौजूद भीड़ जो देख रही थी गुस्से में है। जून जमीन पर पड़ा खांसता है और चोटों के साथ खड़ा हो जाता है। शू को कचरा कहता है। शू पास आता है और जवाब देता है कि उसे कचरे ने हराया था, ये पूछते हुए कि ये उसे क्या बनाता है, और कहता है कि ये कचरे से भी बदतर कुछ है। टीचर आदेश देते हैं कि जून को इन्फर्मरी ले जाया जाए और इससे एरिया 20 के इन्वेस्टिगेशन पर कोई असर नहीं पड़ता है। लोग उसे ट्रीटमेंट एरिया में जाने में मदद करते हैं। टीचर ताली बजाते हैं और कहते हैं कि वे शू ने जो किया उससे इम्प्रेस्ड हैं। हीरो मुड़ता है और पूछता है कि क्या वो अब एरिया 20 के इन्वेस्टिगेशन में भाग ले सकता है। एरिया 20 एक परमाणु वायरस से संक्रमित शहर है। वायरस पूरे एरिया में फैल गया जो लाशों, म्यूटेंट, जानवरों और मॉन्स्टर से भरा है, जिससे ये बेहद खतरनाक है। हालांकि क्योंकि रिस्क और रिवॉर्ड बराबर हैं, म्यूटेंट जानवरों और मॉन्स्टर के हिस्से वैल्यूएबल मटेरियल हैं और उनके दिमाग में एक मैजिकल क्रिस्टल होता है जो मार्शल आर्टिस्ट को ग्रोव करने में मदद करता है। यह कंटेंट यूनिक और रेयर है जिसका मूल्य अधिक है। टीचर एरिया 20 में छात्रों के साथ कहते हैं कि उन सभी को लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग मिला है और उन्हें अकादमी द्वारा प्रदान किए गए हथियारों और बैटल सूट का उपयोग करना चाहिए। सामान्य लाशों और मॉन्स्टर से निपटना कोई समस्या नहीं होगी। वो कहते हैं कि ये ट्रेनिंग से अलग है क्योंकि वे जिन म्यूटेंट लाशों और मॉन्स्टर का सामना करेंगे वे कहीं अधिक खतरनाक हैं और छात्र डर के कारण, लाशों द्वारा खाए जाने के कारण पहले ही खत्म हो चुके हैं। केवल बैटल एक्सपीरियंस से ही उनकी हार्ट स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी। रेड हेयर वाला पूछता है कि क्या शू डरा हुआ है क्योंकि वो बहुत घबराया हुआ दिख रहा है। शू पूछता है कि किस बात का डर, ये सोचते हुए कि उसके लिए ये लाशें सिर्फ वैल्यूएबल एक्सपीरियंस पॉइंट हैं। टीचर उन्हें 4 ग्रुप में बांटने के लिए कहते हैं और उन्हें बहुत गहराई तक न जाने के लिए कहते हैं क्योंकि वे डीप एरिया में मॉन्स्टर को हराने में सक्षम नहीं हुए हैं। वह उनसे जाने के लिए कहते हैं। हर कोई यस में चिल्लाता है। इसके बाद एरिया 20 के एक तरफ एक इंजर्ड बर्ड दिखाई देता है। रेड हेयर वाला और शू चलते हैं। ब्लॉन्ड शू से कहता है कि वो बोझ न बने। रेड हेयर वाला कहता है कि उन्हें सावधान रहना चाहिए और लाशों को देखकर रोना नहीं चाहिए। हीरो अपनी बाह ऊपर उठाता है, उसे बात करना बंद करने का सिग्नल देता है क्योंकि उसने हलचल देखी है। लड़के सतर्क हो जाते हैं। धुआं हिलता है। हीरो बारीकी से देखता है और कहता है कि कुछ आ रहा है। वे बैटल की पोजीशन लेते हैं। धुआं बढ़ता है और आवाजें शुरू होती हैं। एक ज़ॉम्बी अपनी स्पेसिफिकेशंस और कॉम्बैट कैपेबिलिटीज के साथ दिखाई देता है। ज़ॉम्बी आगे बढ़ता है। शू ज़ॉम्बी डेटा का निरीक्षण करता है और देखता है कि ज़ॉम्बी के पास भी उससे बेहतर कॉम्बैट स्किल्स है क्योंकि उसके पास अब तक केवल 299 कॉम्बैट स्किल्स हैं। दूसरे लड़के देखते हैं कि हीरो स्वॉर्ड हाथ में लेकर खुद को कैसे स्थिति में लाता है। वो आगे बढ़ता है, फोकस करता है और अपनी स्वॉर्ड से ज़ॉम्बी पर हमला करता है। शू को ज़ॉम्बी को हराने और लेवल अप करने अर्न टू एट्रीब्यूट पॉइंट के लिए नोटिफिकेशंस आती हैं। वो खुश है और 2 डिजिट स्ट्रेंथ में जोड़ने का फैसला करता है। स्ट्रेंथ 38 हो जाती है और वो विचलित हो जाता है। रेड हेयर वाला उसे सावधान रहने के लिए चिल्लाता है। जब वो मुड़ता है तो हीरो का सामना कुछ और लाशों से होता है। ब्लॉन्ड उसे एक तरफ हटने के लिए कहता है और दौड़ते हुए अपनी स्वॉर्ड से कॉप्सेस पर हमला करता है। उसका दोस्त कहता है कि वो सबसे अच्छा है। जंग कमेंट करता है कि उसे नहीं पता था कि यहाँ एक हेन थी। शू देखता है और अपने एक्सपीरियंस पॉइंट के बारे में सोचता है। चलते हुए वो कहता है कि उन्हें कहीं और जाना चाहिए। कहीं और हड्डियों वाला एक विशाल पेड़ दिखाई देता है। वे चारों ओर देखते हुए चलते हैं जब एक मॉन्स्टर का पैर पास आता है। कई धुएं हिलते हैं और शू सतर्क होकर उनसे इंतजार करने के लिए कहता है। मॉन्स्टर के विशाल नुकीले दांत हैं। रेड हेयर वाला पूछता है कि क्या वो इसे इस बार मार सकता है। ज़ॉम्बी लीडर एक तरफ देखता है और कुछ देखता है। रेड हेयर वाला पूछता है कि ये क्या है और उन्हें वहां जाने के लिए कहता है। हीरो उन्हें जगह न छोड़ने के लिए कहता है। ज़ॉम्बी करीब आता है। रेड हेयर वाला उसे बुलाता है। लीडर उसकी ओर दौड़ता है। वो उसे चौंक कर देखता है और पूछता है कि वो क्या है और इतनी तेजी से क्यों दौड़ता है। उसके तुरंत बाद मॉन्स्टर उस पर कूदता है, अपने विशाल मुंह को बड़े दांतों के साथ खोलता है। जंग उसे लात मारता है। रेड हेयर वाले को वहां से निकलने के लिए कहता है। लीडर जमीन पर गिर जाता है और जंग उसके पीछे जाता है, अपनी स्वॉर्ड से हमला करने की कोशिश करता है। शू देखता है और उसे इंतजार करने के लिए कहता है क्योंकि लीडर को एक ही बार से खत्म करना होगा, अन्यथा और लाशें आ जाएंगी और सिचुएशन खराब हो जाएगी। जंग उसे बेवकूफ कहता है और कहता है कि उसे मॉन्स्टर को मारने का तरीका सीखने के लिए उसकी मदद की जरूरत नहीं है। जब वो हमला करने जाता है तो ज़ॉम्बी बच जाता है, लेकिन जंग फिर भी उसकी एक बाह काटने में कामयाब रहता है। जंग गुस्से में कहता है कि ज़ॉम्बी बचना जानता है। लीडर एक आवाज निकालना शुरू करता है जो तेज होती जाती है। फिर जमीन से एक हाथ उठना शुरू होता है जिसके बाद डिफरेंट टाइप की कई लाशें होती हैं। वे जो देखते हैं उससे सदमे में है।
जंग कहता है कि बहुत सारे हैं और वो यहाँ मरना नहीं चाहता है। फिर वो भाग जाता है और रेड हेयर वाला उसे इंतजार करने के लिए कहता है। हीरो सोचता है कि क्या वो सचमुच यही चाहता है। यदि वो इन सभी ज़ोंबी को मार डालेगा तो वो कई बार लेवल बढ़ाएगा। फिर वो ज़ोंबी पर हमला करने के लिए दौड़ता है, या सोचते हुए कि यदि एक साइकिल मोटरसाइकिल में बदल सकती है तो वो खुद को पार कर सकता है। रेड हेयर पूछता है कि वो क्या कर रहा है और क्या वो पागल आत्मविश्वासी है। हीरो सोचता है कि वो ये कर सकता है। वो ज़ोंबी पर हमला करना शुरू कर देता है और रेड हेयर इम्प्रेस्ड होकर देखता है, पूछता है कि क्या ये वही आदमी है जिसे वो जानता है और क्या उसे इतनी क्रूरता से लड़ना है। एक ज़ोंबी हीरो के पास आता है और वो उस पर हमला करता है। दोनों ज़ोंबी के बीच में हैं और रेड हेयर कहता है कि वो उसके साथ रहेगा। लीडर शू के पास आता है और उस पर कूदता है। रेड हेयर देखता है और शू को बुलाता है। मॉन्स्टर अपना विशाल मुंह खोलता है और हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन शू उसका सिर धकेल देता है और पूछता है कि उसने उस पर ऐसे हमला करने की हिम्मत कैसे की। अधिक नोटिफिकेशंस आती हैं, उसे इन्फॉर्म करती हैं कि उसने अधिक स्पेशलिटी पॉइंट्स अर्न किए हैं। वो खुश है क्योंकि वो लगातार 3 बार लेवल बढ़ा चुका है और 12 स्पेशलिटी पॉइंट्स प्राप्त कर चुका है। वो सभी नंबर पावर में जोड़ता है और पावर 50 तक बढ़ जाती है। उसकी मसल्स भी बढ़ती हैं। वो ज़ॉम्बी का सिर पकड़ता है, उसे अपने हाथों से डिस्प्लेस्ड करता है और उसे हरा देता है। जैसे ही मॉन्स्टर की गर्दन मुड़ती है, शू उसे लात मारता है और उसे उड़ा देता है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड उठाता है और उसे खत्म कर देता है। और नोटिफिकेशंस आती हैं, उसे लीडर को खत्म करने के लिए बधाई देती हैं। उसका डेटा सबमिशन किया जाता है। दोनों चारों ओर देखते हैं और ध्यान देते हैं कि उन्होंने सभी ज़ॉम्बी को हरा दिया है। शू डेटा की जांच करता है और सोचता है कि क्या सिस्टम ने जानबूझकर ऐसा किया। साथ ही जीन ब्लॉकिंग पर भी विचार करता है, क्योंकि उसने कल्टीवेशन के दौरान कुछ किताबों में इसके बारे में पढ़ा है। हालांकि ह्यूमन जेनेटिक्स के अधिकांश टुकड़े अभी तक यूज नहीं किए गए हैं, इसलिए ह्यूमन पोटेंशियल की मेजॉरिटी अनलॉक नहीं हुआ है। और जेनेटिक ब्लॉकिंग शरीर की सबसे बुनियादी क्षमता है। यदि शरीर में जेनेटिक ब्लॉक पूरी तरह से अनलॉक हो जाता है तो कोई डिवाइन एग्जिस्टेंस बन सकता है। वो सोचता है कि यदि वो पहला जीन अनलॉक करने में सफल हो जाता है तो वो कितना मजबूत हो सकता है। फिर वो सिस्टम को पहला जीन अनलॉक करने के लिए दबाता है। वो पहली जेनेटिक चेन को अनलॉक करने के लिए उत्साहित है, लेकिन जब वो दबाता है तो उसे खतरे की चेतावनी दी जाती है और बताया जाता है कि होस्ट का लेवल 15 से नीचे है, इसलिए वो उसे अनलॉक करने में असमर्थ है। शू गुस्सा हो जाता है, लेकिन सोचता है कि उसे बस और लेवल बढ़ाने की जरूरत है और कहता है कि वो जल्द ही जेनेटिक चेन को अनलॉक करने के लिए आवश्यक लेवल तक पहुंच जाएगा। रेड हेयर पास आता है और पूछता है कि क्या वो वही व्यक्ति है जिसे वो जानता है, क्योंकि वो अचानक इतना स्ट्रांग लग रहा है, यहाँ तक कि ज़ॉम्बी लीडर को भी मार रहा है। शू जवाब देता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल लीडर था। रेड हेयर जवाब देता है कि उसने उसे एक बार सराहा था और अब वो घमंडी हो रहा है। शू फिर चला जाता है और उन्हें जारी रखने के लिए कहता है। चलते समय वे एक ऐसे साइन पर आते हैं जिस पर लिखा है कि ये एरिया मार्शल आर्ट के शुरुआती लोगों के लिए बेन है और वे आगे नहीं बढ़ सकते। शू कहता है कि यह रेस्ट्रिक्टेड एरिया जैसा लगता है जिसका टीचर ने उल्लेख किया था, और रेड हेयर पूछता है कि क्या उन्हें अंदर जाना चाहिए। हीरो सोचता है कि क्या उन्हें जांच करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आने के रास्ते में एक भी ज़ॉम्बी ऐसा नहीं था जिसने एक्सपीरियंस न दिया हो। वो उत्सुक है कि क्या उन्हें जांच करनी चाहिए। रेड हेयर उसे बुलाता है, इशारा करता है और कहता है कि एक स्नेक है। शू देखता है और चौंक जाता है। स्नेक विशाल है, कलर चेंज की एबिलिटी रखता है और उसकी कॉम्बैट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एबिलिटीज का एनालिसिस नहीं किया जा सकता है। रेड हेयर इशारा करता है और कहता है कि यह एक प्रकार का विशालकाय अजगर है। हीरो चेतावनी देता है और कहता है कि ये एक इवॉल्व्ड मॉन्स्टर है, ये नोट करते हुए कि वो इसका एनालिसिस करने में असमर्थ है। मॉन्स्टर पास आता है और अपना विशाल मुंह खोलता है और उन पर हमला करने की कोशिश करता है और उन्हें दौड़ना होगा। शू उन्हें तेजी से दौड़ने के लिए कहता है। स्नेक देखता है और उनकी दिशा में जाता है। डरा हुआ हीरो दौड़ता है और सोचता है कि स्नेक उसका पीछा क्यों कर रहा है। रेड हेयर पेंटिंग करता हुआ झुकता है और राहत महसूस करता है कि वो आगे उनका पीछा नहीं किया। वो कहता है कि स्नेक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में और अंदर नहीं जाएगा, इसलिए उन्हें दूसरी जगह दौड़ना चाहिए जो चट्टानों और पेड़ों से भरी है। हीरो छिप जाता है और सोचता है कि क्या स्नेक चला गया है, ये सोचते हुए कि उसने पकड़ा नहीं। उसे लगता है कि उसे चेतावनी दी जानी चाहिए थी, क्योंकि स्नेक कलर बदलकर इलाके से मिल सकता है, इसलिए वो छिपकर हमला करने की तैयारी कर रहा होगा। फिर एक आदमी उस पर हथियार तानता है और उसे हिलने से मना करता है। वो पूछता है कि वो वहां क्यों छिपा हुआ है और नोट करता है कि कपड़ों को देखकर ये स्टारशाइन अकादमी की वर्दी जैसा लगता है। शू अपने हाथ ऊपर उठाता है और कहता है कि वो सिर्फ गुजर रहा था। उसे एहसास होता है कि ये वे लोग हैं जो रिवॉर्ड्स और क्रिस्टल के लिए ज़ॉम्बी और म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स का शिकार करते हैं, और वे ऑफिशियल मार्शल आर्टिस्ट हैं। उसे पता है कि वो इस सिचुएशन में जीत नहीं पाएगा। दूसरा आदमी अपनी स्वॉर्ड पकड़ता है और कहता है कि वो इतने लंबे समय से एक चाहता था, उसे ले लेता है और शू को सौंपने के लिए कहता है ताकि वो जा सके।
हीरो पूछता है कि क्या वो गंभीरता से इस जगह पर स्वॉर्ड मांग रहा है, ये सोचते हुए कि क्या वो उसे मारना चाहता है। आदमी वार करने के लिए स्वॉर्ड उठाता है और कहता है कि वो अब उसे खत्म कर देगा, लेकिन अचानक उन्हें कुछ अजीब लगता है और वे पीछे मुड़कर देखते हैं। उन्हें विशाल स्नेक दिखाई देता है और जैसे ही वे भागने की कोशिश करते हैं वो उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के निगल जाता है। टीम सतर्क रहती है और कहती है कि ये एक अजगर है और सभी को सावधान रहना चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया कि रैंक 3 होने के कारण ये लाखों के वर्थ कंटेंट और क्रिस्टल गिराता है। वे स्नेक को मारने का फैसला करते हैं और कहते हैं कि वे अमीर होने वाले हैं। छिपा हुआ हीरो देखता है और रैंक 1 के रैंक 3 पर हमला करने के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि क्या उन्हें लगता है कि अमीर होना इतना आसान है। वे विशाल स्नेक पर हमला करने की कोशिश करते हैं और शू सोचता है कि उसे अपनी स्वॉर्ड वापस पाने और भागने का मौका ढूंढना होगा। वे स्नेक पर हमला करते हैं लेकिन वो उन्हें दूर फेंक देता है। गंजा आदमी हमला करने के लिए पास आता है लेकिन सांप अपना विशाल मुंह खोलता है और उसकी बाह को घायल कर देता है। श्यामला सभी को स्नेक के साथ कमजोर पॉइंट पर एक साथ हमला करने के लिए कहती है। वे तैयार होते हैं और वार करते हैं। श्यामला उसके सिर पर हमला करती रहती है और कहती है कि वो आखिरकार खत्म हो गया है। शू पास आता है और आदमी उसे देखता है और पूछता है कि क्या उसने स्नेक को आकर्षित किया था। वो शू को अजगर का क्रिस्टल निकालने का आदेश देता है और उसे कुछ भी मजेदार करने की कोशिश न करने के लिए कहता है, नहीं तो वो उसे खत्म कर देगा। हीरो पूछता है कि क्या वो बेवकूफ है और कहता है कि एक असफल कमांडर घमंड करने और आदेश देने की हिम्मत करता है। वो कहता है कि वो स्नेक को काटेगा और अलग करेगा, क्रिस्टल निकालेगा, लेकिन अब क्रिस्टल उसके होंगे। आदमी गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि शू कौन है जो उससे चोरी करने की कोशिश कर रहा है। वो हमला करता है और शू को बताता है कि ये अंत है। शू चकमा देता है और कहता है कि आदमी उसकी नज़र में कुछ भी नहीं है। फिर आदमी की बाह पर हमला करता है जिससे एक गंभीर घाव हो जाता है। आदमी जमीन पर गिर जाता है और पूछता है कि शू ने उसे छूने की हिम्मत कैसे की। उसे फिर से ऐसा करने की चुनौती देता है। वो कहता है कि वो जांग फैमिली से है। हीरो जवाब देता है कि वो उस नाम से किसी फैमिली को नहीं जानता, लेकिन वो जानता है कि उन्होंने उसकी स्वॉर्ड चुराने और उसे खत्म करने की कोशिश की थी, इसलिए वो उन्हें भागने नहीं देगा। फिर वो अपनी स्वॉर्ड से आदमी पर हमला करता है और उसे खत्म कर देता है। लेवल बढ़ाता है और 2500 एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन करता है। शू देखता है और सोचता है कि रिवॉर्ड बुरे नहीं है। फिर वो अपनी स्ट्रेंथ को स्थिर करने के लिए 7 डिजिट स्पीड और फिजिक में जोड़ता है। वो क्रिस्टल इकट्ठा करने के लिए स्नेक के पास आता है और सोचता है कि ये पहली बार है जब उसने एक मॉन्स्टर कोर देखा है। मार्शल आर्टिस्ट एनर्जी कोर को कल्टीवेशन के लिए एब्जॉर्ब करते हैं और उनका यूज कुछ मशीनों के लिए एनर्जी सोर्स के रूप में भी किया जा सकता है। कलर चेंज वाले अजगर को हाई प्राइस पर बेचा जा सकता है। उनकी थैलियों को देखते हुए वो ध्यान देता है कि उनके पास 2 मॉन्स्टर कोर थे, लेकिन हथियार बेकार थे, लोअर क्वालिटी वाले थे और यदि वो उन्हें ले जाता तो केवल अनावश्यक भार होते। इसलिए वो जो उपयोगी है उसे पकड़ता है और अपने पीठ पर बैग के साथ कहता है कि अब यांग और अन्य को खोजने का समय है। चलते समय वो एक ऐसे साइन पर आता है जिस पर लिखा है डेंजरस एरिया। वो सोचता है कि वो वहां क्यों है और क्या वो गलत दिशा में गया है। उसे एहसास होता है कि वो अब वहां नहीं रह सकता और उसे भागना होगा। अचानक उसे एक बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। चारों ओर देखते हुए वह कहता है, ऐसा कुछ वहां क्यों दिखाई दे रहा है। वह एक तेंदुए के सामने आ जाता है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉम्बैट कैपेबिलिटीज अननोन है। छिपा हुआ वो सोचता है कि ये एक रैंक 4 का विकसित जानवर है, लेकिन वो उसका एनालिसिस नहीं कर सकता, इसलिए उसे भागने की जरूरत है। हालांकि उसे कुछ अजीब लगता है ये सोचते हुए कि क्या कोई वहां है। बगल में देखते हुए वो एक रैंक 4 की मार्शल आर्टिस्ट को देखता है, लेकिन डेटा दिखाई नहीं दे रहा है। शियो उसे देखकर हैरान है, लेकिन उसकी बैटल कैरेक्टरिस्टिक्स और एबिलिटीज का एनालिसिस नहीं कर सकता। वो देखता है कि वो तेंदुए पर हमला करने की कोशिश कर रही है। तेंदुआ सतर्क रहता है और उस पर कूदने का प्रयास करता है, लेकिन वो चकमा देती है और अपनी स्वॉर्ड से उसे मारती है, जिससे वो दूर जा गिरता है। शू सोचता है कि क्या ये एक हाई रैंक वाली मार्शल आर्टिस्ट की कॉम्बैट पावर है और पुष्टि करता है कि वो वास्तव में स्ट्रांग है। वो मानता है कि एक दिन वो बहुत मजबूत होगा। तेंदुआ अभी भी जमीन पर है। लड़की उसके पास आती है। हीरो अभी भी देख रहा है, उत्सुक है और सोचता है कि क्या लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन अचानक तेंदुआ उठ जाता है। घायल होकर भी वो लड़की पर हमला करने का प्रयास करता है। लड़की अग्रेसिव पोस्चर में अपनाती है, लेकिन तेंदुआ भयानक चालें चलता है जिससे एक विस्फोट होता है और लड़की हवा में उड़ जाती है। शियो सोचता है कि क्या वो मर गई है, क्योंकि तेंदुए ने मरने का नाटक किया और उस पर एक क्रिटिकल अटैक किया, लेकिन करीब से देखने पर उसे पता चलता है कि ये नकली मौत नहीं बल्कि मरने से पहले का हमला है। वो सोचता है कि तेंदुआ अभी भी मरा नहीं है और सोचता है कि अगर वो फाइनल ब्लो करता है तो वो मॉन्स्टर को मारने वाला अकेला होगा और एक इवॉल्व्ड एनिमल्स का कोड प्राप्त करेगा जो काफी वैल्यूएबल हो सकता है। फिर वो धीरे धीरे जानवर के पास जाता है और जैसे ही वो उस पर वार करने वाला होता है वो पीछे मुड़कर देखता है और एक और तेंदुआ देखकर चौंक जाता है। वो भागना शुरू कर देता है और सोचता है कि वो भूल गया था कि इस प्रकार के तेंदुए जोड़े में शिकार करते हैं, एक नर और एक मादा।
तेंदुआ उसका पीछा करना शुरू कर देता है और वो डरा हुआ जितनी जल्दी हो सके भागने की कोशिश करता है, चिल्लाता है कि उसने उसे नहीं मारा था। लेकिन अचानक वो रुक जाता है और खुद को एक डेड एंड पर पाता है। पीछे मुड़कर वो अपनी स्वॉर्ड पकड़ता है और तेंदुए से कहता है कि वो पास ना आए, नहीं तो वो उसे घायल कर देगा। तेंदुआ उस पर कूदने की कोशिश करता है, लेकिन बिना किसी झिझक के वो अगाध खाई में कूद जाता है और कहता है कि वो खाने या निगलने के बजाय कूदना पसंद करेगा। शू पानी में गिरता है और चिल्लाने लगता है, ये सोचते हुए कि क्या ये चट्टान का तल है। वो सोचता है कि चट्टान पर लगे पेड़ों ने उसकी गिरावट को नरम कर दिया होगा और नदी ने प्रभाव को कम करने में मदद की। पानी से बाहर निकलकर वो किसी को उस पर तैरते हुए देखता है। वो एक लड़की को देखता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि उसे भी तेंदुओं ने चट्टान से नीचे फेंक दिया था। उसके पास जाते हुए वो पूछता है कि क्या वो मर गई है। फिर वो उसे उठाता है और कहता है कि वो अभी भी सांस ले रही है, ये मानकर कि वो अनकॉन्शियस हो गई थी। वो पानी से बाहर निकलता है और उसे घास पर लिटा देता है। वो सोचता है कि ये इतनी खूबसूरत लड़की क्यों होनी चाहिए। शू उसे देखता है और अनुमान लगाता है कि वो लगभग 17 या 18 साल की है, लेकिन अपनी कम उम्र के बावजूद वो पहले से ही रैंक 4 की मार्शल आर्टिस्ट है। फिर वो सोचता है कि वो किसी बड़े फैमिली की जीनियस होनी चाहिए। वो कहता है कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है और नदी को देखता है, ये देखते हुए कि वहां मछलियां हैं। वो आग जलाता है और उन्हें भूनता है। एक पत्थर पर बैठकर वो मछली खाता है। टिप्पणी करता है कि बिना मसाला के भी इसका स्वाद अच्छा है, लेकिन फिर उसे कुछ अजीब लगता है। देखने पर उसे पता चलता है कि कुछ उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा है और पूछता है कि क्या लड़की पागल है और वो क्या करने की कोशिश कर रही है। स्वॉर्ड पकड़े हुए लड़की पूछती है कि वो इतना नंगा क्यों है और उसने उसके साथ क्या किया। चिढ़कर वो जवाब देता है कि उसने उसे पानी से बाहर निकाला और अगर वो न होता तो वो डूब जाती। फिर वो पूछती है कि क्या उसने उसे मछली खाते हुए बचाया। शियो उसे चिंता न करने के लिए कहता है क्योंकि उसे अपने शरीर को भुगतान के रूप में पेश करने की जरूरत नहीं है। लड़की उसे कामुक कहती है। झू कहता है कि भले ही वह उसे कामुक कहती है, उसकी आवाज प्यारी लगती है। फिर वो उसे भुनी हुई मछली देता है और पूछता है कि क्या वो खाने वाली है। वो मछली लेती है और हीरो पूछता है कि क्या उसे चोट लगी है, क्योंकि उसके पास कोई मेडिसिन नहीं है और उसे ऊर्जा वापस पाने के लिए खाने के लिए कहता है। वो बैठ जाता है और अपना परिचय देता है, उसे अपना नाम बताता है। वो मछली खाते हुए बैठ जाती है और कहती है कि उसका नाम लुओ है, ये पूछते हुए कि वो क्या चाहता है क्योंकि उसे किसी का एहसानमंद रहना पसंद नहीं है। वो उसे कहती है कि वो कहे कि वो क्या चाहता है और वो उसे दे देगी। फिर उनके बीच कोई और कर्ज नहीं होगा या उसे खत्म कर दिया जाएगा। शियो चौंक जाता है और कहता है कि वो उसका सेवियर है और वो उससे मजबूत बनना चाहता है, ये पूछते हुए कि वो क्या सोचती है। वो जवाब देती है कि उसकी एबिलिटी काफी कमजोर है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो पूछता है कि क्या वो उसे अपने शब्दों से चोट पहुंचाना बंद कर सकती है, ये सोचते हुए कि क्या वो सोचती है कि उसमें कोई आत्मसम्मान नहीं है। रात होने पर लुओ सो जाती है जबकि हीरो बैठा रहता है, सिस्टम का ओवरव्यू करता है और हंसता है। वो देखता है कि मार्शल आर्टिस्ट को खत्म करने के बाद उसे सिस्टम के रूले से एक स्पिन मिला है, इसलिए वो रूले को स्पिन करने का फैसला करता है। वो अपने हाथ जोड़कर और अपनी आंखें बंद करके एक हथियार के लिए प्रार्थना करते हुए उसे स्पिन करता है। उसे घूमते हुए देखकर वो कहता है कि दुर्भाग्य से यह सिर्फ अधिक सिक्के हैं। वो चिढ़ जाता है, लेकिन रूले दूसरे इनाम पर रुक जाता है। उसे बधाई दी जाती है और सूचित किया जाता है कि उसने सुपर इनाम जीता है, 100 बर्ड vs फीनिक्स। हीरो खुश है और कहता है कि आखिरकार गॉड ने उसे ब्लेसिंग दिया है। उसे रैंक 6 या उससे अधिक के मार्शल आर्टिस्ट के लिए बनाया गया एक स्किल कार्ड मिलता है। इसे ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड में क्लासिफाइड किया गया है और जितना हाई रैंक होगा स्किल उतना ही पावरफुल होगा। हालांकि वो देखता है और उत्साहित नहीं होता, ये पूछते हुए कि क्या सिस्टम उसके साथ खेल रहा है और ये सब क्या है। वो नोट करता है कि ये एक ब्रॉन्ज कार्ड है जिसमें एक स्पेयर स्किल्स है जिसे एडवांस्ड करना डिफिकल्ट है। फिर वो एक चमकते ग्रीन ऑब्जेक्ट को देखता है। वो उसे उठाता है और कहता है कि ये एक ग्रोथ कार्ड है जो वेरी प्रेशियस है, क्योंकि ये मार्शल आर्टिस्ट के प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग बढ़ता और बदलता है। वो रोमांचित है और कहता है कि सिस्टम ने उसे इस कार्ड से धोखा नहीं दिया। उसका नेक्स्ट स्किल एक लॉन्ग स्पेयर फाइंड करना होगा, क्योंकि स्पेयर में महारत हासिल करना सबसे कठिन है। लुओ हीरो को हंसते हुए देखती है और पूछती है कि इतना मजेदार क्या है। वो अजीब तरह से जवाब देता है कि कुछ नहीं। लड़की दूर देखती है और पूछती है कि क्या उसने कुछ सुना। शियो कहता है, हाँ, ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है। वो कहती है कि ये एक छिपा हुआ ग्रुप हो सकता है। वो उसे बताता है कि उन्हें अभी जाना होगा क्योंकि वे नहीं जानते कि वे दोस्त हैं या दुश्मन। ये देखकर कि वो अभी भी संघर्ष कर रही है, वो पूछता है कि क्या वो चल सकती है। फिर वो उसके पास जाता है और उसे अपनी पीठ पर चढ़ने के लिए कहता है। वो पूछती है कि क्या वो उसे उठाने के लिए कह रहा है। झू पूछता है कि क्या वो पहल करने में खुश है और अगर उसे इसके बारे में बुरा लगता है तो वो उसे वहां छोड़ सकता है।
शायद बाद में जब वे देखेंगे कि वो कितनी खूबसूरत है तो वे उसके साथ चीजें करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। लुओ उसकी पीठ पर चढ़ जाती है और उसे चुप रहने के लिए कहती है। एक ग्रुप वहां आता है जहां वे थे और देखता है कि वहां कोई था। वे कहते हैं कि वे दूर नहीं होंगे और ऐसा लगता है कि आसपास एक और मार्शल आर्टिस्ट है, इसलिए उन्हें ढूंढना और खत्म करना चाहिए। जबकि हीरो अभी भी लड़की को ले जा रहा है, वो पूछती है कि क्या उसे पता था कि वो भारी है और उसे कुछ वजन कम करना चाहिए। वो जवाब देता है कि उसे वजन कम करना चाहिए क्योंकि वो भारी नहीं है, ये सिर्फ उसकी पीठ पर तलवार है जिसका वजन है। लेकिन फिर वो अचानक रुक जाता है, कई धुएं के गुबार का सामना करता है। अपनी अनलिस्ट आई का यूज करके जानवर की पहचान करता है। वो नोट करता है कि ये एक रेड वाइपर है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉम्बैट स्किल्स अननोन है। वो कहता है कि ये एक इवॉल्व मॉन्स्टर है और जैसे ही वो मॉन्स्टर डेटा की जांच करता है वो सोचता है कि क्या ये थोड़ा ज्यादा है। लुओ उसे अपनी स्वॉर्ड लेने के लिए कहती है। झू स्वॉर्ड को छूता है और कहता है कि ये अच्छा है। जब वो उसे उठाता है तो वो सोचता है कि ये बहुत भारी है और पूछता है कि ये किससे बना है। वो सोचता है कि वो इतनी भारी स्वॉर्ड को सिर्फ एक हाथ से कैसे चला सकती है और विलाप करता है कि ये उनकी ताकत में अंतर है। लुओ उसे रुकने के लिए कहती है, स्वॉर्ड नीचे रखने और जानवर को मारने के लिए कहती है, इसलिए वो स्वॉर्ड को जमीन पर रखता है और लड़की कहती है कि स्वॉर्ड काफी तेज है और अंधेरे में लड़ने में माहिर है, उसे स्थिर रहने और उसके आदेशों का इंतजार करने के लिए कहती है। वाइपर पास आता है। शियो सोचता है कि वो उसकी स्पीड भी नहीं देख सकता क्योंकि ये बहुत तेज है, लेकिन उसे पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि ये रात का अंधेरा है जो उसकी विजन को अफेक्टेड कर रहा है। वो बाईं ओर स्वॉर्ड लहराते हुए हमला करने की कोशिश करता है लेकिन मॉन्स्टर को चूक जाता है। लुओ उसे तेज होने के लिए कहती है, इसलिए वो जानवर को कठोरता से देखता है और एक ही वार से उसके सिर पर वार करता है। वो हंसता है और कहता है कि उसे आसानी से मार दिया गया। लड़की कहती है कि ये रैंक 2 का वाइपर है और वो अभी भी इससे निपटने में इतनी कोशिश करता है। उसकी एबिलिटी की कमी बहुत ज्यादा है। वो पूछता है कि क्या वो अपने शब्दों से उस पर हमला करना बंद कर सकती है। फिर वो उसे नजरअंदाज करता है और वाइपर को उसे काटने के लिए कहता है क्योंकि वो न केवल उसे खत्म करेगा बल्कि उसका कोर भी ले लेगा और उसे अच्छी कीमत पर बेच देगा। स्नेक चलता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। वो पीछे हटता है और सोचता है कि वो ऐसा क्यों कर सकता है। फिर वाइपर उसके हाथ को काटता है और वो टिप्पणी करता है कि ये कटे हुए सिर का हमला है। उसके सिर को जमीन में पटकता है और पूछता है कि क्या काटना पर्याप्त नहीं है। उस पर पैर रखते हुए वो कहता है कि ये खत्म हो गया है। उसे और अधिक नोटिफिकेशन मिलते हैं जो उसे वाइपर को खत्म करने के लिए बधाई देते हैं। उसके हाथ खून से सने थे और उसे एहसास होता है कि वो लापरवाह था और सिस्टम की चेतावनियों को भूल गया। फिर वो जानवर के सिर से छेड़छाड़ करता है और लड़की से पूछता है कि क्या उसे पता था कि वाइपर का सिर अलग हो सकता है और उसने उसे चेतावनी क्यों नहीं दी। वो जवाब देती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने पूछा नहीं था। शू अपनी चोट से दर्द की शिकायत करता है। उसका पूरा शरीर झनझनाने लगता है और वो कहता है कि एनालिसिस ने उसे चेतावनी दी थी लेकिन वो भूल गया। दर्द से चीखते हुए उसे एहसास होता है कि बहुत गर्मी और खुजली हो रही है। लुओ सोचती है कि वो भूल गई थी कि वाइपर में जहर था और इससे शू का शरीर गर्म हो रहा है। वो सोचती है कि क्या करे। शू का शरीर एलर्जी से भरा है। वो गर्मी से धुआं सांस लेना शुरू कर देता है। लड़की दूर हट जाती है और उसे अपने पास न आने को कहती है। हीरो पूछता है कि क्या हो रहा है और ये किस तरह का जहर है। फिर वह उसके पास जाता है और उसे चूमता है। वो उसके मुंह पर काटती है और तेजी से पीछे हट जाती है। लुओ उसे बताती है कि अगर वो अभी नहीं गया तो वो उसे खत्म कर देगी। अपने हाथ मुंह पर रखे हुए वो माफी मांगता है और कहता है कि ये उसका इरादा नहीं था। वो बताती है कि पास में एक झील है जो उसे शांत होने में मदद कर सकती है। हीरो उसकी तरफ दौड़ता है और फिर से माफी मांगता है, कहता है कि ये जानबूझकर नहीं था। बिना सोचे समझे वो झील में कूद जाता है, राहत महसूस करता है और कहता है कि ये कितना ताज़ा है। उसे याद आता है कि उसने खूबसूरत ठंडी लड़की को जबरदस्ती चूमा था। वो सोचता है कि वो नरम है और उसकी खुशबू अच्छी है। लुओ जमीन पर बैठी पूछता है कि उसे इतनी देर क्यों लग रही है। ग्रुप का एक मेंबर दूर से देखता है और कहता है कि उन्होंने उसे ढूंढ लिया है। लड़की खड़ी होती है और ग्रुप से जाने को कहती है वरना वहीं उनका अंत हो जाएगा। ग्रुप करीब आता है और ब्लॉन्ड मैन पूछता है कि क्या उसके पास ऐसा करने की ताकत है। वो कहता है कि उसने उसे बिजली के तेंदुए के हमले के बाद चट्टान से गिरते देखा था और जिस तेजी से उसने एक तेंदुए को मारा उससे लगता है कि वो किसी बड़े फैमिली की वारिस होनी चाहिए। वो अपने होंठ चाटता है और कहता है कि वो लंबे समय से उसके जैसी वारिस को आजमाना चाहता था। लुओ उसे घिनौना कहती है और अपनी तलवार से उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसे गिराने के लिए अपना पैर आगे बढ़ा देते हैं। फिर हीरो आगे बढ़ता है और पूछता है कि क्या वे खत्म होना चाहते हैं। ब्लॉन्ड मैन पूछता है कि वो कौन है। फिर वो अपना परिचय देता है, अपना नाम, रैंक, एट्रीब्यूट्स एंड कॉम्बैट स्किल्स बताता है। वे आउटरेज्ड हैं।
जैंग घबराते हुए सोचता है कि ये कैसे संभव है और क्या वो स्किल को मापने के लिए किसी डिवाइस का यूज कर रहा है और वो ऐसा कैसे कर सकता है। हीरो कहता है कि वो उन्हें 5 सेकंड देगा, या तो वे अभी गायब हो जाएं या उनमें से कोई भी इस जगह से कभी नहीं निकलेगा। जैंग डर जाता है, माफी मांगता है और कहता है कि वे तुरंत चले जाएंगे। दौड़ते हुए हीरो लड़की को खड़ा होने में मदद करता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो जवाब देती है कि ये अच्छा लगा और पूछती है कि उसे उनकी जानकारी कैसे पता चली। वो हंसता है और कहता है कि ये एक सीक्रेट है और कहता है कि उन्हें चले जाना चाहिए इससे पहले कि ग्रुप वापस आए और लड़ने का फैसला करे। ग्रुप जैंग के पास आता है और कहता है कि उन्होंने जांच की और किसी को नहीं पाया, शायद इसलिए कि वे छोड़ने के बाद भाग गए। अगर वो एक मास्टर होता तो वे इतनी जल्दी नहीं भागते। जैंग एक पेड़ को मुक्का मारता है, उसे आधा कर देता है और कहता है कि उसने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की। वह दावा करता है कि चूंकि वह घायल है वे सीधे रिस्ट्रिक्टेड एरिया छोड़ देंगे, उन्हें बस वहीं इंतजार करना होगा उसके ठीक होने तक। जब वे छिपे होते हैं, लुओ पूछती है कि वे रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आगे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वहां के मॉन्स्टर और भी स्ट्रांग और डेंजरस हैं। वो जवाब देता है कि जितना अधिक खतरनाक होगा वो जगह उतनी ही सेफ होगी। वो कहता है कि उन्होंने देखा कि वो घायल थी और सोचा था कि वे जल्दी चले जाएंगे, लेकिन अब वे वहीं रहेंगे और उसके ठीक होने का इंतजार करेंगे। लुओ जवाब देती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना कमजोर होने के बावजूद इतना स्मार्ट हो सकता है। वो पूछता है कि क्या वो उसे अपने शब्दों से हमला करना बंद कर सकती है। डॉन में वे एक दूसरे के बगल में सो रहे होते हैं। हीरो आश्चर्यचकित होकर उठता है कि वो उसकी बाह पर क्यों सो रही है और उसे गले क्यों लगा रही है, जैसे कि अगर उसे पता चला तो उसे तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। लुओ जागती है और वो शर्मिंदा होकर कहता है कि मौसम बहुत अच्छा है। वो कहती है कि पास में एक इवॉल्व्ड मॉन्स्टर है। वो पूछता है कि कहाँ है और वो कहती है कि वो गलत नहीं है क्योंकि उसे हवा में गंध महसूस होती है। हीरो पूछता है कि क्या वह एक कुत्ता है। वो जवाब देती है कि उन्हें चले जाना चाहिए। जैसे वे चलते हैं वो कहता है कि उसे लड़ाई के लिए तैयार होने की जरूरत है। वो पूछता है कि क्या वो बेहतर है। लड़की जवाब देती है नहीं, कि उसे अभी भी 2 और दिन चाहिए और उसे तलवार फेंक देती है, कहती है कि वो ही लड़ेगा। वो चौंक जाता है और कहता है कि आसपास के सबसे कमजोर मॉन्स्टर रैंक 2 के हैं। वो कहती है कि उसके करंट स्किल्स के साथ अगर वो स्ट्रांग एनिमी से नहीं लड़ता तो वो रैंक में कैसे इवॉल्व होने की योजना बनाता है। वो कहता है उसे चिंता न करने को कहती है कि वो उसे मरने नहीं देगी। हीरो सोचता है। अगले वे एक रैंक 2 पिग से मिलते हैं जिसके दांत होते हैं। वो हंसता है और कहता है कि ये तुरंत रैंक 2 है। वो कहती है कि इसका कमजोर पॉइंट इसका पेट है। पिग अपना विशाल मुंह खोलता है और उन पर हमला करता है। दूसरे दिन नोटिफिकेशन पॉपअप होते हैं जो उसे एक तेंदुए को खत्म करने के लिए बधाई देते हैं, और नोटिफिकेशन आते हैं जो उसे लेवल बढ़ाने के लिए बधाई देते हैं। हीरो टिप्पणी करता है कि ये 30 इवॉल्व्ड मॉन्स्टर थे और सोचता है कि लुओ डरावनी है क्योंकि उसकी उम्र में वो इवॉल्व्ड मॉन्स्टर, उनके एकोमोडेशन, हमले के तरीकों और कमजोर पॉइंट के बारे में इतना कुछ जानती है। उसकी मदद से वो 2 रैंक 3 मॉन्स्टर को खत्म करने में कामयाब रहा और उसका लेवल अब 9 हो गया है। वो पूछता है कि क्या उसे कोई क्रिस्टल कोर नहीं चाहिए। वो जवाब देती है कि उसे उनकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो पूरी तरह से ठीक हो गई है। फिर वो कहती है कि ये उसकी विदाई है। वो कहता है कि वो उसे वहां नहीं छोड़ सकता क्योंकि वे बेवकूफ अभी भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं। वो कहती है कि ये उसकी समस्या है। हीरो जवाब देता है कि ये वही थी जिसने उन्हें अट्रैक्टेड किया। पूछता है कि ये उसकी समस्या कैसे हो सकती है। साथ ही वो अभी अभी ठीक हुई है और वो पूछता है कि वो क्या योजना बना रही है, ये जानते हुए कि वो जाने वाली है। लुओ जवाब देती है कि वो बिजली के तेंदुए को खोजने जा रही है। वो उसके पीछे चलता है और पूछता है कि क्या वो अभी भी उसे खत्म करना चाहती है। वो जवाब देती है कि वो इस बार फेल नहीं होगी और कहती है कि अगली बार जब वे मिलेंगे अगर उसकी एबिलिटी उसकी तुलना में कमजोर हुई तो वो उसे खत्म कर देगी। हीरो पूछता है क्या तुम मुझसे बदला लेने जा रही हो, तुम कहाँ से हो। वो जवाब देती है कि वो सेंट एरिया से है। एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुंचने पर वो कहती है कि 2 दिन हो गए हैं और उन्हें अब तक चले जाना चाहिए था, लेकिन एक स्वॉर्ड उसे मारने की कोशिश करती है। वो मुड़ता है और पूछता है ये कौन है। ग्रुप का एक मेंबर हंसता है और कहता है कि उन्होंने आखिरकार उसे ढूंढ लिया है और सौभाग्य से वे आज नहीं गए। वो पूछता है कि लड़की कहाँ है, लेकिन कहता है कि कोई बात नहीं क्योंकि पहले वो उसे धोखा देने के परिणामों का सबक सिखाएगा। हीरो सोचता है कि ये उनमें से सिर्फ एक है, लेकिन चूंकि वो अभी भी रैंक 1 है उसे दूसरों के आने से पहले उसे हराना होगा। लड़का उसे व्हाइट स्नेक एक्सप्लोजन से अटैक करता है। हीरो एक शील्ड से बचाव करता है जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है, लेकिन एक चट्टान के पीछे छिप जाता है, ये सोचते हुए कि अगर उसके पास एक लॉन्ग स्पीयर होता तो ये एक आसान लड़ाई होती। लड़का कहता है कि एक मार्शल आर्टिस्ट जो मार्शल टेक्निक्स को भी नहीं जानता, उसने उन्हें धोखा देने की हिम्मत की। फिर वो हीरो पर हमला करता है और कहता है कि इस एबिलिटी से वो देखेगा कि वो उसके दिल को कैसे छेदेगा।
हीरो बचाव करता है और उसकी डिस्प्लेजर पूरी हो जाती है। एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें पूछा जाता है कि क्या वो एक्यूमुलेटेड एंगर का यूज करना चाहेगा। वो हाँ कहता है और पूरी ताकत से हमला करता है। लड़के के पैरों के बीच लगभग लग जाता है। लड़का चिल्लाता है कि ये भयानक चालें हैं, जबकि हीरो के हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पेट में मार लगती है और वो दर्द से चीखता है, चोटें झेलता है। वो दर्द में घुटनों पर बैठ जाता है और हीरो उसे खत्म कर देता है। एक्सपीरियंस गेन करता है। हीरो लेवल 10 पर पहुंचता है। नए नोटिफिकेशन आते हैं जिसमें उसे सूचित किया जाता है कि उसने इनिशिएटिव स्किल्स को अनलॉक कर लिया है। अगले 10 मिनट के लिए स्ट्रेंथ, स्पीड एंड एनर्जी प्राप्त कर ली है। स्किल के इफेक्ट एंड होने के बाद वो एक्सट्रीम टायर्डनेस की सिचुएशन में एंटर करेगा। वो एक और स्किल अनलॉक करने से खुश है और अपने सभी पॉइंट्स एजिलिटी में डाल देता है। जैसे ही वो जाने वाला होता है उसे कुछ अजीब लगता है और उसे ग्रुप के बाकी लोग मिलते हैं। जैंग पूछता है कि उसने उसके लोगों को खत्म करने की हिम्मत कैसे की। हीरो पूछता है कि क्या उन्हें लगता है कि वो सरेंडर करने और खत्म होने के लिए इतना बेवकूफ है, ये सोचते हुए कि उसे नहीं पता कि क्या उसे ग्रुप के बाकी लोगों को हराने का मौका मिलेगा। जैंग सभी को हमला करने और उसे हराने का आदेश देता है। जू अनिश्चित रह जाता है कि क्या करे। डरा हुआ सोचता है कि एकमात्र विकल्प उसका न्यू स्किल आजमाना है, जिससे एक भयानक विस्फोट होता है। वो सेटिस्फाइड फील करता है क्योंकि उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ एंड फिजिक एक ही समय में बढ़ती है, जिससे वो मजबूत और राहत महसूस करता है। ब्लॉन्ड गुस्सा होता है, पूछता है कि उसका ऑरा इतना स्ट्रांग क्यों हो गया है। जैसे ही उन पर फिर से हमला होता है वो देखता है कि जू अब वहां नहीं है। सोचता है कि क्या वो एक बंदर है और वो इतनी जल्दी क्यों भाग गया। अपनी टीम को उसे खोजने के लिए फैलने का आदेश देता है। छिपा हुआ जू सोचता है कि उसके पास केवल 5 मिनट बचे हैं इससे पहले कि वो बहुत थक जाए, और जब ऐसा होगा तो वो फिर से कमजोर हो जाएगा, इसलिए उसे इसे जल्दी खत्म करने की जरूरत है। एक ग्रुप के वेपन में से एक को एक लॉन्ग स्पीयर देखकर वो व्यक्ति के ऊपर कूद जाता है, उसे जमीन पर गिरा देता है और स्पीयर ले लेता है, ये कहते हुए कि वो अब तैयार है। ग्रुप का एक और मेंबर आता है और लीडर को सूचित करता है कि शू वहां है। बिना सोचे समझे लीडर उस लोकेशन पर दौड़ता है और उसे रुकने को कहता है। फिर ब्लैक हेयर वाला व्यक्ति अपनी मार्शल आर्ट्स ब्रांच विंड ब्लेड का यूज करके हमला करता है, जबकि हीरो अपने स्पीयर और 100 बर्ड्स अगेंस्ट द फीनिक्स एबिलिटी का कई लपटों के साथ यूज करता है। ब्लैक हेयर वाला व्यक्ति इंप्रेस्ड होता है और पूछता है कि ये किस टाइप की मार्शल आर्ट है। इंतजार किए बिना शू हमला करता है और नोटिफिकेशंस आती हैं कि उसने एक्सपीरियंस गेन किया है। दूर से देख रहा जियांग समझ नहीं पा रहा है और सोचता है कि उसने होंग को ऐसे कैसे खत्म कर दिया। फिर अपने ग्रुप के साथ मिलकर वह उस पर हमला करने की कोशिश करता है। जियांग सिल्वर मार्शल आर्ट बर्सर्क हंटर्स स्वॉर्ड का यूज करता है और अन्य दो भी हमला करते हैं, जबकि शू बचाव करता है और सोचता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ये एबिलिटी इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ को खत्म कर देगी। ये सोचकर कि क्या फ्यूरी बफ के साथ वो एक साथ 2 कैपेबिलिटीज का यूज कर सकता है। वो तब तक बचाव करता रहता है जब तक कि फ्यूरी पूरा नहीं हो जाता, ये सोचकर कि उसे उन्हें जल्दी हराना होगा और रैंक 2 मार्शल आर्टिस्ट को हराने के लिए अपनी हर चीज का यूज करना होगा। रेड हेयर वाला व्यक्ति लीडर के पास आता है और पूछता है कि क्या शू सचमुच सिर्फ एक ट्रेनी है और क्या उसे ऐसे हमलों को सहन करने में सक्षम होना चाहिए। लीडर जवाब देता है कि उसने कुछ सीक्रेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी के साइड इफेक्ट्स होते हैं और उन्हें बस उसे फिर से भागने से रोकना होगा। फिर और नोटिफिकेशंस आती हैं ये पूछते हुए कि क्या वो फ्यूरी एनर्जी चाहता है क्योंकि ये पूरा हो गया है। हीरो हाँ कहता है। स्पेयर पकड़कर वो अपने आप से सोचता है कि वो अपनी सारी फ्यूरी को एक हमले में लगाएगा। फिर वो हमला करता है। जियांग कहता है कि ये सब मूर्खतापूर्ण चालें हैं, लेकिन शू का स्पेयर उसके हथियार को तोड़कर टुकड़ों में कर देता है। ब्लॉन्ड अपना मन बदलता है और कहता है कि हमला बहुत मजबूत है। शू हमला करना जारी रखता है, उसे अपने स्पेयर का स्वाद चखने के लिए कहता है। अब अपने 100 बर्ड्स अगेंस्ट द फिनिक्स स्किल के साथ हमला करते हुए जियांग पूछता है कि क्या ये एक गोल्डन मार्शल टेक्निक है, क्योंकि स्पेयर उसके पेट में लगता है, लेकिन स्पेयर टूटने लगता है और हीरो सोचता है कि ये लॉन्ग स्पेयर 100 बर्ड्स की पावर को सहन नहीं कर सकता है और टूट रहा है। चिड़चिड़ाकर वो सोचता है कि उसका स्पेयर ऐसे इंपॉर्टेंट मोमेंट में क्यों टूट गया जब तक उसे ये महसूस नहीं होता कि उसकी स्वॉर्ड की एनर्जी भी खत्म हो गई है और उसमें अपनी स्वॉर्ड निकालने की भी ताकत नहीं है। जियांग देखता है और संतुष्ट होकर हंसता है, कहता है कि गॉड, ऐसा लगता है कि वे उसे खत्म करना चाहते हैं। बिना सोचे समझे वो उस पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन देखता है कि कोई शू का बचाव कर रहा है। नर्स पास आती है और पूछती है कि 2 रैंक 2 हंटर एक एकेडमी के स्टूडेंट को छूने की हिम्मत कैसे करते हैं, ये पूछते हुए कि उन्हें ऐसी ढिठाई किसने दी। जियांग पूछता है कि वो कौन है। वो जवाब देती है कि वे जानने के वर्दी नहीं है, ये कहते हुए कि वो 3 तक गिनेगी और उम्मीद करती है कि गिनती बंद होने पर वे गायब हो जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ लोगों को बचाने के लिए है और उन्हें हराने की परवाह नहीं करती, खासकर उनके जैसे किसी को नहीं। जब वे भाग जाते हैं तो शू को पता चलता है कि ये डॉक्टर एक रैंक 4 की मार्शल आर्टिस्ट है,
क्योंकि जब उसने उसे पहली बार देखा था तो उसे लगा था कि वो एक ऑर्डिनरी पर्सन है। यही वजह है कि उसने एनालिस्ट आई एक्टिव नहीं की थी। नर्स उसे देखती है और कहती है कि उसने उसे कम आंका था, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो 3 रैंक, एक मार्शल आर्टिस्ट और लगभग 1 रैंक 2 को खत्म कर देगा, और कहती है कि वो काफी अग्रेसिव है और उसे ये पसंद है। शू शर्मिंदा होकर पूछता है कि वो यहाँ क्यों है। वो जवाब देती है कि वो स्कूल की डॉक्टर है, इसलिए बेशक वो स्कूल के रूल्स और सब कुछ का पालन करती है और इंजर्ड स्टूडेंट्स का ख्याल रखना है। वह उससे अपनी चोटों से उबरने में मदद करने के लिए कपड़े उतारने के लिए कहती है। वो शर्मिंदा महसूस करता है और ना कहता है क्योंकि वे सिर्फ खरोंच हैं, और पूछता है कि जब भी वे उसे देखते हैं तो वे हमेशा उसे कपड़े उतारने के लिए क्यों कहते हैं। डॉक्टर उसके चेहरे के करीब आती है और पूछती है कि क्या उसे अपनी लिटिल सिस्टर की मदद से ठीक होने की जरूरत नहीं है। रेड हेयर के साथ वो ना कहता है। वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि वो उसे वहां से निकलने में मदद करेगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही फिर से इकट्ठा होना शुरू कर दिया है। वह कहता है कि कुछ नहीं है और उसे धन्यवाद देता है। सभी इकट्ठा होते हैं और प्रस्तुत किए जा रहे हैं, ये दिखाते हुए कि प्रत्येक ने कितना हासिल किया है। टीचर कहता है कि ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है, क्योंकि इन दिनों की लड़ाई के बाद उनमें से कई में सुधार हुआ है और यहाँ तक कि उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी मजबूत हो गई है। केवल बैटल के एक्सपीरियंस से ही कोई मजबूत बन सकता है। एक तरफ देखते हुए वो देखता है कि शू वहां नहीं है और वो अकेला गायब है। वो पूछता है कि क्या यांग ने उसे देखा है। यांग जवाब देता है कि उन्हें 1 रैंक 3 लड़ाई करते हुए मिला और घबराहट में शू रिस्ट्रिक्टेड एरिया में भाग गया। टीचर हैरान है कि वो अकेले रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चला गया। जुएन कहता है कि कचरा तो कचरा होता है, वो अकेले अंदर गया, या तो ज़ोंबी से मर गया या किसी जानवर ने निगल लिया। यांग गुस्सा हो जाता है, अपनी मुट्ठी कसता है और उसे फिर से ऐसा कहने के लिए कहता है। वो जवाब देता है कि वो सिर्फ सच बोल रहा है, ये पूछते हुए कि क्या यांग लड़ना चाहता है। टीचर बीच में आता है और दोनों को चुप रहने और इंतजार करने के लिए कहता है, क्योंकि शू वापस आ सकता है। जुएन कहता है कि लगभग रात हो चुकी है, ये पूछते हुए कि क्या उन्हें वहीं रहना चाहिए, और कहता है कि उन्हें रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शू बहुत पहले ही खत्म हो गया होगा। फिर एक आवाज पूछती है कि उसे कौन कोस रहा है। सब देखते हैं और शू पास आता है, ये कहते हुए कि ऐसा लगता है कि जुएन एक और मार चाहता है, ये पूछते हुए कि क्या उसे फिर से चुप कराने के लिए बाहर निकालना चाहिए। यांग उसे देखकर खुश होता है। जुएन कहता है कि उसने सोचा था कि शू खत्म हो गया था और हीरो आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है। टीचर पूछता है कि क्या वह ठीक है और वह जवाब देता है कि वह ठीक है। शू कहता है कि पिछले कुछ दिनों में वो सिर्फ छिपा नहीं रहा है और कम से कम उसे ये बताना चाहिए कि उसने एक जानवर को हराया है। हंसते हुए हीरो जवाब देता है कि ऐसा लगता है कि उन्होंने काफी सारे म्यूटेटेड एनिमल्स मारे हैं। वह कहता है कि बेशक और जियांग ने 8 रैंक के एक जानवर मारे। लोग टिप्पणी करते हैं कि क्लास के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उम्मीद के मुताबिक वो अमेजिंग है, जिससे उसका अहंकार बढ़ता है। शू पूछता है कि क्या 8 रैंक एक जानवर बहुत माने जाते हैं, अपने बैग से सभी कोर जमीन पर फेंकते हुए। टीचर कहता है कि 16 रैंक 1 कोर, 2 रैंक 2 कोर और 3 रैंक 3 कोर हैं। सब हैरान हैं और कोई पूछता है कि क्या वे रैंक 3 कोर हैं और क्या वास्तव में 3 हैं। लोग विश्वास नहीं कर सकते। शियांग चिड़चिड़ाकर कहता है कि ये सच नहीं हो सकता और टीचर डेफिनेटली उनसे झूठ बोल रहा है। टीचर खड़ा होता है और झूठ बोलने के लिए पूछता है और सोचता है कि क्या जियांग भी उससे झूठ बोल रहा है, ये कहते हुए कि 1 रैंक 3 कोर की कीमत लगभग 4,50,000 है, और ये पूछते हुए कि उनमें से कौन 3 खरीदने का खर्च उठा सकता है सिर्फ धोखा देने के लिए। जियांग कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन टीचर बीच में आता है और कहता है कि ये ट्रेनिंग उम्मीद से ज्यादा परिणाम दिखा रहा है, क्योंकि वे असली मार्शल आर्टिस्ट नहीं हैं। वे अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं बेच सकते हैं, लेकिन होटल मैनेजर कोर खरीद रहा है। यांग और शू क्यूरियोसिटी से देखते हैं। होटल में एक रैंक 1 कोर की कीमत 1,000 है और लड़के ने मैनेजर से कहा कि उसके पास 2 कोर हैं जो 1 महीने तक अच्छी तरह से रहने के लिए पर्याप्त होंगे। जब कोर बेचने की लाइन लंबी थी, हीरो ने पूछा कि उसे आखिर में क्यों छोड़ा जा रहा है। यांग ने जवाब दिया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास बहुत सारे कोर हैं और यदि वो पहले जाता तो वो पूछता है कि क्या हीरो को पता है कि कितने लोग परेशान होंगे। फिर उसने सारे कोर काउंटर पे रख दिए। मैनेजर को दिलचस्पी हुई क्योंकि उसके पास रैंक 3 कोर थे और उनमें से 3। उसने कहा कि वो सिर्फ एक के लिए 5 लाख देगा। यांग इम्प्रेस्ड हुआ और आसपास के लोग भी, क्योंकि 5 रैंक 2 और 16th रैंक 1 कोर के साथ ये लगभग 2 मिलियन है। मैनेजर ने उनसे यूनियन कार्ड भेजने के लिए कहा क्योंकि वो तुरंत पैसे भेज देगा। एक और आदमी आया, हीरो को एक तरफ धकेलते हुए, और उसे रास्ते से हटने के लिए कहा क्योंकि वो समय बर्बाद कर रहा था। शू ने देखा और चुप रहा। बुली पूछता है कि क्या वे बच्चे क्लास 29 के हैं, और यूएन, उसका दोस्त, कहता है कि वे हारे हुए हैं और फिर भी उन्होंने एक कॉम्बैट ट्रेनिंग करने की कोशिश की। जबकि यांग चिढ़ गया और पूछा कि उन्होंने क्या कहा। शू ने देखा कि वे टॉप टियर स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उसने उनके बारे में पहले सुना था। वे कभी स्टार्टिंग रैंक पर थे और अब लगभग पूर्ण है।
ये सन वॉर रैंकिंग में 18th प्लेस पर है। सन ने हाथ बढ़ाया और कहा कि 10 रैंक का एक कोर एक रैंक 2 का कोर है और उन्हें यूनियन करेंसी के लिए बदलने के लिए कहा। उसने पूछा कि क्या उन्होंने देखा कि उसने एक रैंक 2 मॉन्स्टर को खत्म कर दिया, उस शक्ति को कुछ ऐसा बताया जो उन जैसे लोग कभी नहीं कर सकते। उसने कहा कि उसकी क्लास में अभी भी कूड़े का ढेर है और वो है ली शू, जैसा कि क्लास के कचरे से उम्मीद की जा सकती है। हीरो आगे बढ़ा और कहा कि वो वही कचरा है जिसके बारे में वो बात कर रहा था, ये पूछते हुए कि उन्होंने लाइन क्यों क्रॉस करी और वे कितनी बकवास कर रहे हैं। उसने कहा कि उसके लिए माफी मांगना बेहतर होगा, नहीं तो उसे कचरे से पीटने का एहसास चखना होगा। बुली गुस्सा हो गया और गाली दी, ये कहते हुए कि उसे सबक सिखाना होगा। शू ने मुट्ठी भींच ली, मारने के लिए तैयार। सन ने पूछा कि क्या वो करीब से लड़ना चाहता है और वो अपने एंड का एक्सपीरियंस करने वाला है। उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया और बुली सोचने लगा कि वो इतना मजबूत क्यों है, दर्द में अपनी बाह पकड़े हुए। फिर उसने उसे लात मारी और कहा कि उसे तोड़ना होगा। शू ने अपने पैर उठाए और कहा कि वो अभी भी कुछ नहीं है, हमला करते हुए और उसके चेहरे पर वार करते हुए जिससे चोटें आईं। लोग उसे खत्म करने के लिए चिल्लाए। बुली ने अपना हाथ अपने चेहरे पर रखा और कहा कि ऐसा लगता है कि वो इतना बेकार नहीं है, लेकिन उसने उसे वास्तव में गुस्सा दिला दिया। फिर उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपनी एबिलिटीज का यूज करना शुरू कर दिया। जबकि हीरो चकमा दे रहा था, उसकी एबिलिटी पूरी होने का इंतजार कर रहा था। जांग देख रहा था कि वो सिर्फ 3 दिनों के ट्रेनिंग में इस लेवल तक कैसे पहुंचेगी, क्योंकि एक फर्स्ट क्लास के ओपोनेंट का सामना करना कोई ऐसा काम नहीं है जो कोई भी कर सके। सन ने पूछा कि क्या वो बस चकमा देता रहेगा, ये कहते हुए कि वो उसे दिखाएगा कि असली मुक्का क्या होता है, अपनी एबिलिटी से उस पर हमला करते हुए। लोग चिल्लाए कि शू सावधान रहे। यांग ने कहा कि वो उसे कम आंक रहा है, लेकिन बुली ने महसूस किया कि हीरो ने उसके मुक्के को रोक दिया। एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुई जिसमें कहा गया कि रेज एनर्जी जमा हो गई है, ये पूछते हुए कि क्या वो अटैक का यूज करना चाहता है। शू ने सोचा कि वो आसानी से अपनी शक्ति से उसे हरा सकता है और दूसरों को उसे भड़काने की हिम्मत न करने के लिए एक उदाहरण बनाना चाहता है। फिर उसने बुली की बाह मोड़ दी, उसे तोड़ दिया। बुली दर्द में चिल्लाया। यूएन को उसके बारे में चिंता हुई। सन के साथियों को गुस्सा आया और उन्होंने अनावश्यक बातें कहीं। यांग ने कहा कि वे ही थे जिन्होंने पहले हमला किया था और उन्हें बाहर बुलाया। यूएन ने कहा कि ये सिर्फ प्रैक्टिस था, ये पूछते हुए कि उसने जो किया वो बहुत क्रूर नहीं था। हीरो ने जवाब दिया कि उसने अभी एक मार्शल टेक्निक्स का इस्तेमाल किया था और अगर कोई और होता तो उसे गंभीर चोटें आती, इसलिए वो वही लौटा रहा है जो उन्होंने किया। यूएन ने जवाब दिया कि ये एक्सेसिव था। होटल मैनेजर ने उन्हें एक पल के लिए रुकने के लिए कहा और कहा कि उसने पहले ही 3 रैंक 3 बीस्ट कोर के लिए पैसे भेज दिए हैं, उन्हें जांचने के लिए कह रहा है। यांग ने सोचा कि क्या उसने सही सुना और क्या शू रैंक 3 के बीस्ट को खत्म करने में सक्षम है, ये पूछते हुए कि वो इतना मजबूत क्यों है। हीरो ने कहा कि उसने सुना कि यूएन अपने दोस्त का बदला लेना चाहता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो उससे लड़ना चाहता है, ये सोचते हुए कि जब वे आमने सामने होंगे तो उसके पास एक फुल अटैक उसका इंतजार कर रहा है। एक आवाज आई जिसने पूछा कि वे क्या कर रहे हैं और क्या वे लड़ना चाहते हैं। टीचर दरवाजे से अंदर आए और सन के साथियों ने टीचर को बताया कि क्लास 29 के स्टूडेंट्स ने उसकी बाह तोड़ दी। यांग ने कहा कि वे बकवास कर रहे हैं क्योंकि उसने उन पर पहले हमला किया था। टीचर ने उसे बिना कोई विवरण छोड़े सब कुछ बताने के लिए कहा। सब कुछ सुनने के बाद टीचर ने कहा कि वो समझ गया और शू से पूछा कि वो एक ही स्कूल के स्टूडेंट को कैसे मार सकता है। उसे माफी मांगने के लिए कह रहा है, लेकिन अपने विचारों में उसने सोचा कि ये अच्छा है क्योंकि एरिस्टोक्रेट क्लास के स्टूडेंट हर दिन घमंड से काम करते हैं और दूसरों को भी नीचा दिखाते हैं। हीरो सन के पास गया और ज्यादा फोर्स का यूज करने के लिए माफी मांगी, ये कहते हुए कि चिंता न करें क्योंकि वो मेडिकल फीस का पेमेंट करेगा, क्योंकि ये अब उसकी कम से कम चिंता है। सन चिढ़ गया। टीचर ने अपना हाथ अपने माथे पर रखा और सोचा कि क्या वो वास्तव में माफी मांग रहा है, क्योंकि नुकसान काफी अधिक है, लेकिन ये बहुत अपमानजनक है। प्रोफेसर जांग ने कहा कि दोनों ने गलतियां की हैं, इसलिए जू ने पहले ही माफी मांग ली है और मामला वहीं बंद कर दिया जाएगा। सन को जल्द से जल्द इलाज के लिए ले जाने के लिए कह रहे हैं। बुली अपनी टूटी हुई बाह के साथ चला गया, अभी भी बड़बड़ा रहा था, ये पूछते हुए कि क्या वो अगली बार फिर से आने की हिम्मत करेगा। शू ने पूछा कि वो क्यों डरेगा। उसने जवाब दिया कि वे अरीना में मिलेंगे और चला गया। क्लास 29 के स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो गए, ये कहते हुए कि शू वास्तव में मजबूत है और उसे धन्यवाद दे रहे हैं। प्रोफेसर ने उनसे मामला खत्म करने के लिए कहा और कहा कि सभी को अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज की जांच करने के लिए नीचे जाना चाहिए। वे नीचे गए और प्रोफेसर ने कहा कि वह देखना चाहते हैं कि क्या वे एक्चुअल कॉम्बैट ट्रेनिंग के बाद सुधरे हैं, ये पूछते हुए कि पहले कौन जाएगा, क्योंकि इनकीपर के डिवाइस सेटअप को अपडेट किया गया है और उसे वेरिफिकेशन की आवश्यकता है। चाओ ने कहा कि वो पहले जाएगा। उसने अपना डेटा दिखाया और उसकी टोटल कॉम्बैट पावर 450 थी। प्रोफेसर ने सभी के स्टेटस देखे और मेंशन किया कि जांग लगभग एक मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए तैयार है।
शू ने देखा और सोचा कि 300 से 600 के बीच की कॉम्बैट पावर एक बेसिक लेवल वॉरियर है, 600 से 800 लगभग एक फाइटर है और 800 से 1500 एक फर्स्ट क्लास वॉरियर है। प्रोफेसर ने कहा कि चूंकि जांग एक ग्रेट वॉरियर के लेवल तक पहुंच गया है, इसलिए वो कल से कल्टीवेशन की कोशिश कर सकता है। जांग ने उसे धन्यवाद दिया। उसके इतना स्ट्रांग होने का कारण कल्टीवेशन की टेक्निक है, क्योंकि यूनिवर्स में कई एनर्जीज हैं जो ह्यूमन के लिए फायदेमंद हैं। इन एनर्जीज को सोर्स कहा जाता है। कल्टीवेशन के माध्यम से एक मार्शल आर्टिस्ट एटमॉस्फेयर से सोर्स एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, सेल की लाइफ फोर्स, मसल्स और यहां तक कि बोन्स को भी स्ट्रांग करता है, जिससे बॉडी स्ट्रांग होता है। फिर शू की बारी आई। वो इक्विपमेंट पर कदम रखा और लोग हंसे, क्योंकि चू ने कहा कि उसे कुछ भी टेस्ट्स करने की आवश्यकता नहीं है और कुछ स्ट्रेंथ के साथ भी कचरा अभी भी कचरा है। यांग ने पूछा कि क्या उसके पास सन के ग्रुप के एक मेंबर की आर्म तोड़ने की एबिलिटी है। शू ने जवाब दिया कि इक्विपमेंट पर यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। शू को लगता है कि हर कोई उसकी करंट स्ट्रेंथ देख पाएगा, भले ही वो एकेडमी में एक का नंबर कचरा हो। एकेडमी के प्रोफेसर ने कहा कि उन्होंने जांग और जू को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि वो अपने फ्यूचर के डेवलपमेंट पाथ्स के लिए उनकी पसंद पर चर्चा करना चाहते थे। क्योंकि दोनों पोटेंशियल मार्शल आर्टिस्ट हैं, उन्हें एक अप्रोप्रिएट वेपन चुनना होगा। जांग गुस्सा हो गया कि शू भी एक पोटेंशियल मार्शल आर्टिस्ट है और इक्विपमेंट की जांच के बाद उसने पाया कि शू की टोटल कॉम्बैट पावर 676 है। यांग उसके लिए खुश है और कहता है कि ये जांग से थोड़ा ज्यादा है। चू और जियांग वर्डलेस हैं। प्रोफेसर ने कहा कि ये एक्सीलेंट है, क्योंकि उनकी क्लास में 2 फ्यूचर के पोटेंशियल मार्शल आर्टिस्ट हैं। जांग अभी भी विश्वास नहीं कर सकता कि शू उससे स्ट्रांग है। प्रोफेसर ने कहा कि उन्हें यह समझना होगा कि रैंक 3 या उससे ऊपर के किसी भी इवॉल्व्ड एनिमल्स में ऑल्टर्ड स्किन होती है और यहां तक कि एक गोली या लेजर टाइप का वेपन भी इसे भेद नहीं सकता है। लेकिन ह्यूमन की कड़ी मेहनत के कारण अदर प्लैनेट से स्पेशल मेटल्स प्राप्त की गई हैं और इन मेटल्स से बने वेपन इवॉल्व्ड एनिमल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसने उनसे एक वेपन चुनने के लिए कहा जो उन्हें सूट करता हो और फिर एक मेल खाने वाली मार्शल आर्ट्स। जू ने कहा कि उसने इस बारे में लंबे समय से सोचा है और फैसला किया है कि वो स्पेयर चुनेगा। प्रोफेसर ने कहा कि स्पेयर वेपन का किंग है और अगर वो इसमें महारत हासिल कर लेता है तो वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा। उसने आगे कहा कि स्पेयर सबसे हार्ड वेपन्स में से एक हैं और पूछा कि क्या वो श्योर है। जू ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। प्रोफेसर ने कार्ड सौंप दिया और कहा कि उसकी जानकारी इस कार्ड के साथ रजिस्टर्ड हो गई है। वो लाइब्रेरी के 2nd फ्लोर पर जा सकता है और बेसिक टेक्निक्स प्राप्त कर सकता है। उसने पूछा कि शू ने वो वेपन क्यों चुना। जू ने पूछा कि क्या वो जानता है कि दुनिया के टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट कौन है। प्रोफेसर ने कहा कि वो जानता है और टॉप 10 को लिस्टेड करना शुरू कर दिया। जू ने टेबल पर हाथ मारा और कहा कि मार्शल आर्ट्स रैंकिंग में एक स्पेयर यूजर डिसअपियर्ड है। प्रोफेसर रुक गए, एक पल के लिए सोचा और कहा कि वास्तव में टॉप 10 में कोई स्पेयर यूजर नहीं है। वो हैरान है, लेकिन शू ये कहते हुए चला गया कि वो उससे मिलेगा। प्रोफेसर देखते रहे और सोचा कि लड़के में बड़ी एम्बिशन है और वो नियर फ्यूचर में फेमस और स्ट्रांग हो सकता है। शू ने स्पीयर टेक्निक मांगी और उसे मार्शल आर्ट टेक्निक कार्ड मिला। उसने कहा कि अब उसे बस एक अच्छे स्पीयर की जरूरत है। ये सोचकर आह भरी कि चूंकि वो अभी तक एक ऑफिशियल मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, इसलिए वो मार्शल यूनियन साइट से कुछ भी नहीं खरीद सकता। वो मार्शल वेपन हॉल की ओर चला और महसूस किया कि वो वहां केवल अपनी किस्मत आजमा सकता है। अंदर घुसते ही एक बूढ़ा आदमी हंसता है और उसे जोर से बोलने के लिए कहता है। पूछता है कि उसे कौन सा वेपन चाहिए। हीरो कहता है कि वो एक स्पीयर परचेज करना चाहता है। आदमी जवाब देता है कि ज्यादा स्टूडेंट इस वेपन का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उसने अभी अभी कई लॉन्ग स्पीयर्स बनाए हैं, उन्हें दिखाते हुए और उसे देखने के लिए कह रहा है। वो एक स्पीयर दिखाता है जिसका वजन 20 किलोग्राम है, जो एक्सेट्रा टेरेस्ट्रियल मीटियोराइट से बना है, और कहता है कि ये अपनी कीमत के लायक है, केवल 2 लाख का है, लेकिन छूट के साथ ये केवल 50,000 का है। शू इसे अपने हाथ में लेता है और महसूस करता है कि ये बहुत हल्का है। सेलर दूसरा दिखाता है जिसका वजन 35 किलोग्राम है, उसकी कीमत और छूट बताता है, लेकिन शू कहता है कि ये अभी भी बहुत हल्का है। वो एक और आजमाता है और आदमी कहता है कि ये 45 किलोग्राम का है, सारी जानकारी बताता है, लेकिन शू कहता है कि ये अभी भी बहुत हल्का है और पूछता है कि क्या उसके पास कुछ भारी है। सेलर को पसीना आने लगता है। वो चिढ़ जाता है और पूछता है कि क्या शू यहाँ स्पीयर खरीदने आया है या सिर्फ मजाक करने। अगर उसे कुछ भारी चाहिए तो उसके पास एक है, लेकिन उसे डर है कि वो उसे उठा नहीं पाएगा। आदमी एक बड़ा डिब्बा उठाता है और उसे जमीन पर रख देता है। कहता है कि यह लंबे समय से रखा हुआ है क्योंकि ये बेहद भारी है। वो डिब्बा खोलता है जिसमें धूल से ढका एक स्पीयर निकलता है। कहता है कि यह स्टेलर ओर के मदर स्टोन से बना है जिसका वजन 65 किलोग्राम है। शू स्पीचलेस रह जाता है। आदमी की बातें सुनता रहता है कि ये कितना मजबूत है। समझाता है कि कॉमन स्टेलर ओर अकेले इसे नहीं बना पाएगा। वो कहता है कि स्पीयर का नाम स्टील सोल है। शू से उठाता है और कहता है कि ये एकदम सही लगता है। संतुष्ट होकर वह कहता है कि उसे यही चाहिए।
सेलर कहता है कि इसकी ओरिजिनल प्राइस 1.5 मिलियन है, लेकिन चूंकि ये लंबे समय से बिका नहीं है इसलिए वो 20% की छूट देगा, जिससे ये 1.2 मिलियन का हो जाएगा। वो मन ही मन सोचता है कि स्पीयर का वजन 65 किलोग्राम है और लड़का इसे आसानी से उठा सकता है, यह सोचकर कि क्या वो सचमुच सिर्फ एक पोटेंशियल मार्शल आर्टिस्ट है। शू को लगता है कि कीमत बहुत ज्यादा है और पूछता है कि क्या वो इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर सकता है। आदमी कहता है नहीं, उसे एक बार में ही पेमेंट करना होगा या इसे छोड़ देना होगा। शू को लगता है कि ये एक घोटाला है, क्योंकि उसने कोर पाने के लिए बहुत मेहनत की थी और सिर्फ ये स्पीयर खरीदने से उसे अपनी कमाई का आधा हिस्सा चुकाना होगा। इस बीच शू का मानना है कि पोटेंशियल मार्शल आर्टिस्ट बनने के बाद वो अल्टीमेटली कल्टीवेशन टेक्निक्स का यूज कर सकता है। वर्तमान में अर्थ के हर कोने में एनर्जी है जिसे मार्शल आर्टिस्ट वाई कहते हैं, लेकिन नॉर्मल पीपल इसे महसूस, एब्जॉर्ब या अपने शरीर को इससे ढाल नहीं सकते। जमीन पर बैठे हुए वो सोचता है कि उसके शरीर में किस तरह का बदलाव आएगा, क्योंकि उसे कोई बदलाव महसूस नहीं होता। फिर वह अपने सिस्टम की जांच करता है, ध्यान देता है कि उसके स्टिक एंड स्ट्रेंथ ईच में 2 पॉइंट्स बढ़ गए हैं, जो कल्टीवेशन टेक्निक्स के कारण हो सकता है। इन स्टेटस को बढ़ाने के लिए उसे आमतौर पर सिस्टम से पॉसिबल पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। एक इन्फॉर्मेशन आती है जिसमें पूछा जाता है कि क्या वो ड्रॉ के साथ आगे बढ़ना चाहता है। शू को एहसास होता है कि रेगुलर अवार्ड्स के अलावा आमतौर पर मंथली लॉटरी का मौका होता है। वो ड्रॉ शुरू करता है। जैसे ही रूले घूमता है वो उम्मीद करता है कि उसे कोई और वेपन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने अभी अभी एक स्पीयर पर 1.2 मिलियन खर्च किए हैं और ये एक बड़ा नुकसान होगा। रूले रुकता है और वो रैपिड डेवलपमेंट पैकेज जीतता है। एक सरप्राइज बॉक्स दिखाई देता है। जब वो उसे खोलता है तो उसे कई कपड़े मिलते हैं और वो पूछता है कि वे क्या हैं, और नोटिफिकेशंस आती हैं जिनमें पूछा जाता है कि क्या वो रैपिड डेवलपमेंट पैकेज का यूज करना चाहता है। हीरो सहमत होता है और नोटिफिकेशंस दिखाई देती हैं जिसमें उसे कल्टीवेशन के लिए पैकेज से आइटम पहनने के लिए कहा जाता है। उन्हें पहनने के बाद वो सोचता है कि ये आइटम क्या है। एक बार कपड़े पहनने के बाद वो पूछता है अब क्या। एक और इन्फॉर्मेशन कहती है कि उसने सक्सेसफुली आइटम लैस कर लिए हैं और रैपिड डेवलपमेंट पैकेज एक्टिव हो गया है। करंट प्रोग्रेस लोड होने लगती है। वो हताश हो जाता है, जमीन पर गिर जाता है और पूछता है कि क्या हो रहा है, ये कहते हुए कि ये भारी महसूस होता है। डेटा से पता चलता है कि वेस्ट का वेट 40 किलोग्राम है, जिससे टोटल वेट 130 किलोग्राम हो जाता है। वो अपना हाथ वजन के साथ जमीन पर रखता है और कहता है कि वो और खेलना नहीं चाहता। सिस्टम को धोखेबाज कहता है और उसे रुकने के लिए कहता है, और नोटिफिकेशंस दिखाई देती हैं जिसमें कहा जाता है कि रैपिड डेवलपमेंट पैकेज अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए इसे हटाना इम्पॉसिबल है। हीरो गुस्सा हो जाता है। सिस्टम फिर कहता है कि ये सुझाव देता है कि वो इसकी आदत डाल ले, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो कल उसे स्कूल तक ऐसे ही रैंक कर जाना होगा। होस्ट के रैपिड डेवलपमेंट पैकेज की प्रोग्रेस पूरी करने के बाद उसे 25 स्किल पॉइंट्स मिलेंगे। शू शांत हो जाता है यह जानकर कि वो 25 स्किल पॉइंट कमा सकता है। वो पूछता है कि क्या यह सिर्फ रेंगना ही है, जैसा कि पहले चलने के लिए उसे रेंगना सीखना पड़ा था।